Recording start. Good morning, student. Today we are starting a most interesting chapter of your book Visual Study, class 11. The chapter is on your screen. The chapter is on your screen. Yes. मैं फुल स्क्रीन पर कर रहा हूं बेटा, मैं फुल स्क्रीन पर कर रहा हूं। फुल स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, देखो लैंडस्केप में आपको अपना मोबाइल रखना है तो पूरी स्क्रीन आपको समझ दिखाई देगी, और अगर आप लैपटॉप पे ले रहे हैं तो इससे अच्छी बेस्ट क्लास कोई हो नहीं सकती, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। क्योंकि क्लास जो है ना, अगर स्कूल के अंदर आप ले रहे होते तो वहां पर आपको बहुत कुछ मैक्सिमम ज्यादा ही, क्योंकि क्लास में जो हम लोग टीचिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां पर ज्यादा हम लोग शो नहीं कर सकते, है ना, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पिक्चर। लेकिन जब हम स्लाइड में ये सब कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आने वाला होता है। तो बहुत सारी जो है वो हमें चीजें हमारे पास होती हैं आपको समझाने के लिए। तो क्लास 11 बिजनेस स्टडी, वी आर स्टार्टिंग ए चैप्टर नंबर 9 इज द टॉपिक इंटरनल ट्रेड। बेटा इंटरनल ट्रेड, कोई मुझे बताएगा बेटा ट्रेड क्या होती है? व्हाट इज ट्रेड? Buying and selling of goods and services. Yes, dealing of the transaction dealing in the purchase or sale of goods and services are known as trade, are known as trade। बेटा है ना, सभी ने ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सभी ने? थोड़ा बहुत आता है ट्रेड के बारे में? यस बेटा, तो वी नो अबाउट द ट्रेड, है ना। ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टू पार्टी, purchaser and party is the purchaser of the goods, second party is seller of the goods. So beta, so we know about the trade. Trade means buying and selling of goods which involve the exchange of commodity, exchange of commodity for money and money worth. This transaction is taken for the earning money, earning profit. Okay, so प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं ये हमारी ट्रेड होता है बेटा, ट्रेड होता है। तो ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट। बट इंटरनल ट्रेड, but internal trade, so what is internal trade beta? If the trade incur during the country बेटा, एक कंट्री के अंदर ही है वो क्या होती है? ट्रेड भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर ये क्या है कि टू पार्टीज, वन ऑफ द सेलर एंड सेकंड इज बायर और परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ पार्टीज आर रेजिडेंट इन दिस वन कंट्री बेटा।
एक ही कंट्री के रेजिडेंट होने चाहिए, एक ही कंट्री के अंदर होने चाहिए, निवासी होने चाहिए, ठीक है। सो दैट द इंटरनल ट्रेड इंक्लूड्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड एंड मेड इन द कंट्रीज नेशन करेंसी। ये भी है कि जो गुड्स हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जो सर्विस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द मनी, वो एक ही मनी है ना होनी चाहिए, उसी कंट्री के अंदर ही वो मनी अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हम ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो करते हैं रुपीज करते हैं, तो सेलर और परचेजर रुपीज में ही ट्रांजेक्शन करेंगे, क्लियर, और एक कंट्री के अंदर ही करेंगे, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जनरली these type of trade, whether the product are purchased from the neighborhoods of in a locality or the central market or a departmental store or a mall, है ना, या मॉल, or in from the door to door salesman person, or from the exhibition, all these transactions are the example of the internal trade बेटा। अगर आप कोई भी गुड्स अपने नेबर शॉप से खरीदते हो, पास की दुकान से खरीदते हो, मॉल से खरीदते हो, कोई एग्जीबिशन है वहां पर जाके खरीदते हो, जैसे कि मथुरा में जो बुलंद क्लोथ का मार्केट लगा हुआ है, कौन सा मार्केट लगा हुआ है बताइए? गर्म कपड़ों का मार्केट लगा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? तिब्बती। हेलो, यस बेटा, तिब्बती मार्केट, यस, क्योंकि वहां के जो पहाड़ी के लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो इंडिया के अंदर ही है ना, पहाड़ी के इलाके के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर ही है, तो यहाँ पर ही आप सेल परचेज कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप डोर टू डोर जो सेल्समैन है वो आपके पास आते हैं, वहां से आप जो परचेज कर रहे हो, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड। No custom duty or import duty is levied on the such type of sales transactions बेटा और ट्रेड। यहाँ पर ध्यान रखना कि कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी जनरली जो है हम बाहर से, इंडिया से बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तब लगती है, लेकिन इंडिया के अंदर ही आप परचेज कर रहे हो तो इस पर कस्टम ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, ओके बेटा, क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट, जनरली पेमेंट हैज टू बी मेड इन द लीगल टेंडर ऑफ द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। जनरली आप जो इंडिया में रुपीज चलता है तो वो रुपीज में ही आप ट्रांजैक्शन करते हो। अब इंटरनल ट्रेड को अगर हम क्लासिफाई करें, इंटरनल ट्रेड को अगर क्लासिफाई करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड बेटे। ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेशन बेसिस पर हम इंटरनल ट्रेड को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज होल ट्रेड एंड सेकंड इज रिटेल ट्रेड बेटा। आर यू नो अबाउट द होलसेल ट्रेड बेटा? क्या आप जानते हो? कोई भी गुड्स बल्क में सेल करा जाता है, यहाँ परचेज किया जाता है, बल्क में खरीदना किसी सामान को। यार बेटा देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला कि सर जो बल्क में हम खरीदते हैं या बेचते हैं, ऐसा नहीं है, बल्क में हम खरीदते हैं लेकिन बेचते हम रिटेल में हैं, ध्यान रखिए, रिटेलर को है ना। तो एक तरह से ये इसका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो परचेज करने के लिए मैन्युफैक्चरर या एजेंट से गुड्स परचेज करता है सेल करने के लिए बेटा, है ना, और बल्क में खरीदता है और सेल करता है ना स्मॉल क्वांटिटी में बेटा।
क्लियर? तो देखिए होलसेल ट्रेड को हम समझते हैं। होलसेल ट्रेड, अब देखिए सबसे पहले होलसेल ट्रेड को समझने के पहले हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लें। देखिए हम ये जानते हैं बेटा कि जो हम प्रोडक्ट अपने घर में यूज कर रहे हैं तो वी आर द कंज्यूमर, यस बेटा, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं उस गुड्स को, लेकिन ये गुड्स आई कहां से है? उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो कहीं ना कहीं होगा ना, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है और वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस जगह पर, लेकिन यूज कर रहे हैं आप दूसरी सिटी में, है ना, या किसी दूसरे स्टेट में हो रही है प्रोड्यूस, और हम जो यूपी में वो यूज कर रहे हैं। तो जब वो गुड्स हमारे तक आई है तो इसमें कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हैं, तो उनके बेसिस पर, है ना, जो लोग हम तक गुड्स पहुंचाते हैं, मतलब कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर से, वो जो लोग लगे हुए हैं उसे कहते हैं हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। तो जनरली इंडिया के अंदर 4 टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए, यहां पर मीडिएटर नहीं होता बेटा, मीडिएटर नहीं होता। मीडिएटर जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्पैच करते हैं गुड्स को। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे जीरो लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, इसमें जनरली बेटा मीडिएटर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड करता है। एग्जांपल आप ले सकते हो बाटा कंपनी। बाटा कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक देने के लिए उनके पास ब्रांच चैनल है, उसके डिफरेंट स्टेट में, सिटीज में, या एक सिटी में भी डिफरेंट प्लेसेस पर क्या है, ब्रांचेस हैं। तो और ब्रांचेस जो है वो एक तरह से सेल्स आउटलेट हैं। जनरली डायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसर उनको कंट्रोल में रखता है, तो वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो वो होता है जीरो लेवल और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। सेकंड है इसमें 2 पार्ट, इसमें 1 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल कहते हैं, इसमें 1 लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें रिटेलर होता है, जिसमें रिटेलर होता है। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर जो होता है वो डायरेक्ट रिटेलर को सेल करता है गुड्स बेटा, ठीक है, डायरेक्ट रिटेलर को शॉप पर सेल करता है और रिटेलर फिर कंज्यूमर को देता है। तो दिस इज द सेकंड, है ना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। थर्ड इज पार्ट 2 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 2 लेवल और आ जाते हैं, एक होलसेलर आ जाता है और एक रिटेलर आता है। तो प्रोड्यूसर होलसेलर को गुड्स सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को गुड्स सोल्ड करता है, रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है। तो ये होता है हमारा 2 लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। 2 लेवल मींस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 2 लोग और आ गए, होलसेलर एंड रिटेलर। नेक्स्ट एंड लास्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में 3 लेवल ऑफ पर्सन आ गए बेटा, जिसे में एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको होलसेल पढ़ना है, तो होलसेल फर्स्ट 2 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिलता, थर्ड एंड फोर्थ में मिलता है। तो जो होलसेलर होता है एक तरह से लिंक होता है, लिंक प्रोवाइडर होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बेटा, है ना। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होलसेलर एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक ट्रांसमिशन पार्टी है जो गुड्स को ट्रांसमिट करती है कंज्यूमर तक पहुंचाने में। क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को? यस। नेक्स्ट, व्हाट इज होलसेल ट्रेड बेटा? होलसेल ट्रेड, होलसेल
trade means purchase and sale of goods and services in large quantity for the purpose of resale and intermediate use in refer to the wholesale trade. Wholesaling is the concern with activity of those person or establishment which sale is retailer and other merchant or to industries, institutions, commercial users, okay, but who do not sell in significant amount of ultimate consumer. डायरेक्ट वो कंज्यूमर को गुड सेल नहीं करता, वो किसी न किसी और दूसरे मीडिएटर को गुड सोल्ड करता है. तो those person who perform the wholesale trade is known as wholesaler या होलसेल डीलर. बेटा समझ में आया? यहाँ पर होलसेल ट्रेड इज द मोड ऑफ एक्सचेंज इन विच प्रोडक्ट आर परचेज एंड प्रोसीड इन लार्ज क्वांटिटी and sold to resale specialist user of company, not to end customer in batches of a specified quantity. Okay, next there are few services. There are services या फिर importance of the wholesaler. Why we are provide the link of wholesaler in the channel of distribution. बेटा हम ये जानते हैं, we are know that कि जितने मीडिएटर्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में होंगे वो मीडिएटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं भाई, इसलिए तो वो भी ट्रेडर हैं बिजनेस के अंदर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, इसलिए वो मीडिएटर बने हैं क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए. तो अगर हम इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर के लिए, तो ये होलसेलर, एजेंट, रिटेलर का क्या रोल है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं कि होलसेलर, रिटेलर, अगर एजेंट को हम इन्वॉल्व करेंगे तो कंज्यूमर को जो प्राइस पे करना है उसमें होलसेलर और रिटेलर का प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा. तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज लिटिल हायर व्हेन these parties are involved the channel of distribution. So why we are include channel of distribution of wholesaler? बेटा क्यों इंक्लूड करते हैं? तो यहां पर हमें डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होलसेलर इन दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं होलसेलर अपने प्रोड्यूसर को या रिटेलर को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होलसेलर को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करता है बेटा. ठीक है, तो व्हाट इज द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू दीज पार्टीज? दीज पार्टीज मींस प्रोड्यूसर एज वेल एज रिटेलर, क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज के बीच का लिंक है ना भाई. होलसेलर और रिटेलर के बीच में कौन है? नहीं, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में कौन है? होलसेलर. तो होलसेलर इज द लिंक बिटवीन टू पार्टीज, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स. तो ये दोनों ही पार्टीज को कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करता है. तो दिस इज द फर्स्ट. देखिए, सर्विस प्रोवाइड टू द होलसेलर. तो होलसेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द रिटेलर एंड प्रोवाइड्स immense help in the distribution of goods and services. So student, we are discuss what type of services provided by the wholesaler to their manufacturer and retailers as well as, yes,
service is provided to the producer or manufacturer. First service is facilitating large scale production. भाई ये ध्यान में रखना है कि प्रोड्यूसर जब कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करता है? कंज्यूमर के लिए। तो अगर उसने एक बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया तो उसे मार्केट में कंज्यूम भी तो करना है। तो अब मार्केट में वो कंज्यूम करेगा तो वहां पर भी उसे एनर्जी लगानी है कि मार्केट में वो प्रॉपर सही समय पर कंज्यूम हो जाए। अब इसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को फेयर रहता है, डर रहता है कि भाई जो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं क्या पता कंज्यूम ना हो, वेस्टेज हो जाए उसका। तो अगर हम होलसेलर को लिंक में रखते हैं तो होलसेलर ये पूरी रिस्क खुद बियर करता है। ही परचेज इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स इन मार्केट। बेटा क्लियर? तो होलसेलर फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोड्यूसर के लिए, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब होता यह है कि जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम आती है, ये ध्यान रखना है ना। अगर मान लो हम लोग 1 यूनिट बनाएं और 10 यूनिट बनाएं तो आप देखोगे 10 यूनिट की जो प्राइस आएगी पर यूनिट वो कम आएगी, कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर वो बेनिफिट प्रोड्यूसर को मिल जाता है। तो होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम द नंबर ऑफ रिटेलर एंड पास ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर एंड मेक परचेज इन बल्क क्वांटिटी। This enable to producer to undertake production on the large scale and take advantage to the economic of scale। बेटा क्लियर? नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग, बियरिंग ऑफ रिस्क। मैंने आपको बताया अभी कि कहीं ना कहीं जो होलसेलर होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर की रिस्क को बियर करता है। They purchase the entire goods they take risk, change, spoilage, damage, theft, functions involved in risk। बेटा तो ये खुद कहता है कि नहीं भाई मुझे तो आप मैं रिस्क। अगर मैन्युफैक्चरर में ये होलसेलर नहीं आया तो ये रिस्क जो है होलसेलर ले लेता है। बेटा नेक्स्ट इज थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सर आपकी आवाज फ्लक्चुएट कर रही बार बार। है गुड चाहिए, यस हेलो यस सर। हाँ यस। तो होलसेलर ये डिमांड देता है प्रोड्यूसर को कि भाई मुझे इतना प्रोडक्शन दीजिए प्रोड्यूस करके, तो उसके साथ में वो एडवांस भी देता है, वो लोन भी प्रोवाइड करता है। तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड समटाइम्स दे गिव क्योंकि होलसेल रहता है तो मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं कि प्री नॉलेज वो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंजेस, कंपटीटर्स हैं, किस तरह के हमारे कंज्यूमर्स हैं। तो जो हमें कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट दी होलसेलर टू दी,
देता है होलसेलर प्रोड्यूसर को। तो होलसेलर आर द कांस्टेंट टच with the retailer, can collect information about the taste, fashion of the consumer and pass it on the producer बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में हेल्प करता है। देखिए आप पिक्चर से देख रहे हैं कि जो होलसेलर है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर वो गुड्स अपने पास अवेलेबल करा लेगा और वहां से फिर आपके घर तक पहुंच जाएगी गुड्स। तो होलसेलर take care to the distribution of goods, market distribution, warehousing, etc. Continuity of production, continuity of production हमारी बनी रहती है अगर होलसेलर हमारे लिंक में रहता है, क्योंकि वो डे बाय डे हमें डिमांड देता रहता है। तो होलसेलर परचेज गुड्स ऑन द रियल टाइम बेसिस। सर आपकी आवाज फ्लक्चुएट हो रही है, सर आपकी आवाज कैरी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सही कर देंगे इसको। ओके बेटा। नेक्स्ट इज सर्विस ऑफ होलसेलर टू द प्रोड्यूसर। 7 is storage, storage facility provided by the wholesaler to the producer बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने 7 जो सर्विसेज हैं जो होलसेलर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर के लिए, वो आपके साथ डिस्कस की है। कल हम सर्विसेज प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ये स्टडी करेंगे। टाइम हो चुका है। ओके, थैंक यू। ओके सर।